तो फिर हाय गाइस, कैसे हो? आज शोर बढ़िया होंगे। तो फिर नारुतो शिपुडेन के पिछले पार्ट में हमने देखा कि इताची ने काबुटो को अपने गेंजिस में फंसा लिया था और काबुटो इताची के गेंजिस में होने के कारण अपने हाथ से रीएनिशिन को रिलीज कर देता है। फिर बैटलफील्ड की तरफ हर जगह से बहुत ही तेज रोशनी निकली थी। वही सभी रीएनिशिन के बॉडी से अपने सोल बाहर आ रहे थे। उधर मादारा के भी शरीर से अपने सोल बाहर आ रहे थे, लेकिन तभी उसके शरीर में अपना सोल फिर से आ जाता है। और ये देख के सभी का आगे बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है कि मादारा गायब क्यों नहीं हुआ। तो मादारा कहता है रीएनिशिन जिससे एक बहुत ही खतरनाक फॉरबिडन जिससे जिसे भी सही साइन पता है वो चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द भी कर सकता है। अब मैं एक अमर शरीर के साथ कभी न खत्म होने वाले चाकरा के साथ इस दुनिया में आजाद हो गया हूँ और मुझे कोई नहीं रोक सकता है। फिर गाइस, इसके अगले पार्ट में आज क्या क्या होने वाला है वही आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। और इससे पहले अगर आप सभी हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर देना। तो फिर और भी ज्यादा टाइम वेस्ट न करके आज का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में सासुके कहता है तुम दोनों को मुझसे क्या चाहिए जिसके कारण तुम दोनों यहाँ पर आए हो। हाँ, मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था। देखो मुझे ओरोचिमारू के हाइडर से क्या मिला है। तभी जुगो बीच में कहता है सासुके तुमने कहा था कि तुमने और इताची ने मिलकर काबुटो की रीएनिशिन जिसे को रोक दिया है, लेकिन मादारा अभी भी बैटलफील्ड में क्यों है? ओए जुगो, सासुके को बीच में टोकना बंद कर। देख नहीं रहे हो कि मैं उससे बात कर रहा हूँ? फिर शिगेसु सासुके को एक स्क्रोल देता है तो सासुके उस स्क्रोल को पढ़ता है तो शिगेसु कहता है देखा सासुके, इसकी मदद से हम पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं। बहुत हुआ, अब मुझे ओरोचिमारू से मिलना है, मैं जा रहा हूँ। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया सासुके? तुमने ओरोचिमारू को पहले ही खत्म कर दिया है। तुम्हें नहीं लगता शिगेसु कि ओरोचिमारू के जैसे को मारना इतना भी आसान नहीं है, और वैसे भी मुझे उससे कुछ काम करवाना है। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो सासुके? ओरोचिमारू बहुत ही खतरनाक है। अगर तुम उसे दोबारा बुलाओगे तो वो तुम्हारी बॉडी के पीछे फिर से पड़ जाएगा। बकवास बंद करो शिगेसु और मुझे काबुटो के एक मांस का टुकड़ा यहाँ पर ला के दो। फिर जुगो और शिगेसु मिलकर काबुटो के अंदर से एक मांस का टुकड़ा निकालते हैं और ओरोचिमारू के दिव्य करिश्मा के ऊपर लगा देता है। उसके बाद सासुके एक जूस यूज करता है जिससे कि उस करिश्मा के अंदर से व्हाइट स्नेक बाहर आता है और उस व्हाइट स्नेक के अंदर से ओरोचिमारू बाहर आता है। मुझे पता था कि एक ना एक दिन कोई मुझे बाहर लाएगा, लेकिन किसने सोचा होगा कि तुम ही मुझे बाहर लाओगे। ओरोचिमारू, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक काम करो। बात यह है कि तुम्हें मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं। मैं आंखों के अंदर से सब कुछ देख रहा था। मैंने अपने हर एक करिश्मा के अंदर अपना सही चक्रा छुपा के रखा था। सासुके कहता तो फिर तुम्हें वॉर के बारे में भी पता ही होगा। हाँ बिल्कुल, लेकिन मुझे वॉर में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे तो दिलचस्पी तुम्हारे बॉडी में है, लेकिन अभी मेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि मैं तुमसे तुम्हारी बॉडी को छीन सकूं। फिर सासुके ओरोचिमारू को स्कूल देता है और ओरोचिमारू कहता है तुम आखिरकार करना क्या चाहते हो? बहुत सी ऐसी बात है जो मैं नहीं जानता हूँ। तुम आखिरकार वो सब जान के क्या करोगे? वैसे भी तुम तो अभी भी एक बच्चे ही हो। मुझे जानना है कि एक क्लैन क्या है। मुझे जानना है कि एक विलेज क्या है। जिस विलेज ने इताची को इतना दर्द और दुख दिया, उसे बचाने के लिए फिर भी क्यों इतना परवाह करना है? जब मैं ये सब जान जाऊंगा तब मैं तय करूंगा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। फिर ओरोचिमारू काबुटो के अंदर से अपना चाकरा ले लेता है जिससे कि काबुटो का ट्रांसफॉर्मेशन हट जाता है और सासुके की बात भी मान लेता है ओरोचिमारू। वही दूसरी तरफ टोबी टेंटेल को समन करने लग जाता है तो काकाशी कहता है वो आखिरकार ऐसा कैसे कर सकता है? उसने तो अभी 8 और 9 डेल को निकला ही नहीं। फिर नाइटेल नारुतो से अपना जगह बदल लेता है और नाइटेल कहता है सभी मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी उसने जिन दोनों पोटली को समन किया था वो असल में सेज और 6 पार्ट के पोटली थे जिसके अंदर वो किसी को भी सील कर सकता है। उनके अंदर किंकाकू और गिंकाकू थे जिन्हें रीएनिशिन लिंक के द्वारा बुलाया गया था। हालांकि उन दोनों के अंदर मेरा और एयरटेल का बस थोड़ा सा ही चाकरा है, लेकिन पता नहीं कि इतने से चाकरा से टेंटेल किस रूम में वापस आए। फिर टोबी कहते कि काशी तुम एक ऐसे इंसान हो जिसकी जिंदगी पछतावे से भरी है, लेकिन तुम अपनी बात ऐसे कहते हो जैसे कि तुम्हें कोई पछतावा ही नहीं है। तुम्हें आखिर ये सब कैसे पता है और तुम हो कौन? उसे बताने का क्या फायदा जिसे लोगों के चेहरे ही याद नहीं रखना आता है। नाइनटेल कहता है अगर हमें उसके ऊपर हमला करना है तो यही सही समय। अगर टेंटेल पूरी तरह से आ गया है तो इस दुनिया का अनिश्चित है। क्या टेंटेल बहुत ज्यादा ताकतवर है? मुझे पता है कि उसके पास टेंटेल है,
लेकिन क्या वो उतना ताकतवर है? टेल हम सभी के चक्र से मिलकर बना है, उसके बहुत सारे नाम है। वो चाहे तो पर्वत को उखाड़ सकता है, जमीन को फाड़ सकता है, समुद्र को पी सकता है। ये सब सुनकर सभी की सिटी पिटी कूल हो जाते और कहता है कि उसे मैं भी नहीं रोक सकता, लेकिन उसके पास मेरा और एयरटेल का बस थोड़ा सा चक्रा है, तो हम कोशिश कर सकते हैं। तुम सभी गलत हो, मुझे टेल की पूरी ताकत की कोई जरूरत नहीं है। मुझे टेल की मदद से प्रोजेक्ट करने में तैयार करना है, जिससे कि वास्तविकता खत्म हो जाएगी और एक सपना रह जाएगा अनंत काल तक। तुम चाहो या ना चाहो, लेकिन सपना कभी न कभी तो खत्म होता है, और ये सपना तुम्हें वास्तविकता से दूर रखता है। तो मैं तुम्हें इस दुनिया को अंधकार में डालने नहीं दूंगा, और मेरा सपना एक होकागे बनना है। ये कहते नारुतो टेल के ऊपर अपने राशिंगन से हमला कर देता है, लेकिन टोबी बीच में अपना पंखा फेंक देता है, जिससे कि नारुतो का हमला बेकार हो जाता है। मैं जब तक यहाँ पर हूँ, तुम्हें इस स्टैचू के पास भी नहीं आने दूंगा। फिर नारुतो एक क्लोन बनाता है, और उस क्लोन की मदद से मिनी टेलविज बॉम्ब बना के टोबी के ऊपर हमला करने जाता है, लेकिन टोबी नारुतो के क्लोन को पछाड़ के नारुतो के ऊपर ही हमला करने चला जाता है। तभी गाय बीच में टोबी के ऊपर हमला कर देता है, जिसके कारण टोबी को नारुतो के आर पार जाना पड़ता है। उसके बाद गाय और टोबी हाथापाई करने लग जाता है, और इसी का फायदा उठा के नारुतो मिनी टेलविज बॉम्ब बना के पीछे से हमला करता है। उधर काकाशी अपने खामोशी से गेटो स्टैचू को गायब करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि काकाशी उसे गायब नहीं कर पाता। ये आखिरकार क्या हुआ, मेरा काम ही रुक कैसे गया? इधर नारुतो अपने मिनी टेलविज बॉम्ब से टोबी को हमला कर देता है, लेकिन टोबी वहां से गायब होकर नारुतो के नीचे से बाहर आता है। फिर काकाशी अपने लाइटिंग कुना टोबी को फेंकता है, लेकिन टोबी उसे अपना आर पार कर लेता है, जिसके कारण उसे नारुतो को फिर से आर पार जाना पड़ता है। उसके बाद टोबी काकाशी का लाइटिंग कुना लात मार कर नारुतो की तरफ कर देता है, और वो नारुतो को लगने ही वाला था, तो काकाशी अपने काम से उस लाइटिंग कुना को गायब कर देता है। नारुतो कहता है वो बहुत ही स्ट्रांग है, मैं तो उसे छू भी नहीं पा रहा। उधर टोबी घूमता है, तो हम देखते हैं कि उसके मार्क्स में थोड़ा सा दरार आ गया है। वही एयरटेल गेटो स्टैचू के ऊपर हमला करने जाता है, तो टोबी गेटो स्टैचू का हर बार बैरियर बना देता है। इधर काकाशी सोचता है कि पहली बार जब मैंने कामुई का यूज किया था, तब वो खुद ब खुद रुक गया था, और दूसरी बार जब मैंने अपने कुनाई को कामुई से गायब किया था, उसी टाइम इसके मार्क्स में भी दरार आ गया था। ये सब कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता है। गाय और नारुतो, मुझे कुछ टेस्ट करना है, तो प्लीज मेरी मदद करो। फिर सबसे पहले गाय अपने नान चाकू से टोबी के ऊपर हमला करता है, लेकिन टोबी उनसे भी हमले को अपने आर पार कर लेता है। उसके बाद गाय के नान चाकू को भी टोबी अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लग जाता है। तभी नारुतो टोबी के ऊपर अपने राशिंगन से हमला कर देता है, और इधर काकाशी अपने कामुई से नारुतो के राशिंगन को गायब कर देता है, और टोबी नारुतो का आर पार चला जाता है। तभी टोबी के शोल्डर पर एक ब्लास्ट होता है, और टोबी दूर जाके गिरता है। काकाशी से पता नहीं ये कैसे हुआ, लेकिन ये काम कर गया। मुझे लगा था कि नारुतो ने अपने राशिंगन को गायब किया था, लेकिन वो तुम थे जिसने अपने कामुई की मदद से नारुतो के राशिंगन को गायब किया था। मुझे लगा था कि ये दोनों जैसे अलग अलग है, जो कि पहला अपने चीजों को अंदर खींचता है, दूसरा अपने शरीर को अपने आर पार कर देता है, लेकिन ये दोनों जूसेस तो एक ही है, जो कि किसी तरह कनेक्टेड है। जूसेस को तुमसे बेहतर कोई भी नहीं समझ सकता है काकाशी, क्या तुम हमें समझा सकते हो? हाँ, उसे पहला हमला मेरे कुनाई से लगा था, और दूसरा हमला नारुतो के राशिंगन से लगा था। यहाँ पर दो चीज कॉमन है, पहला कि वो जब अपने शरीर को किसी भी चीज का आर पार करता है, तब उसे हमला लगा था, और दूसरा कि मैंने इन दोनों चीजों को ही अपने काम से टेलीपोर्ट किया था। मतलब हम दोनों के जूस ही कनेक्टेड है। लेकिन जो आदमी चीजों के आर पार जा सकता है, उसे हिट कैसे कर सकते हैं? काकाशी कहता है वो चीजों के आर पार नहीं जाता, असल में हम उसके जिस हिस्से में हमला करते हैं, वो उस हिस्से को टेलीपोर्ट करके किसी दूसरे डायमेंशन में भेज देता है। उसी तरह मैंने अपने कुनाई को कामे की मदद से उसी डायमेंशन में भेज दिया, जिससे कि उसके मार्क्स में कट लग गया। बी कहता है ये बात तो मैं समझ गया, लेकिन तुम दोनों के जिससे एक साथ मिले हुए कैसे है? हाँ, अब मुझे बताओ आखिरकार तुम्हें वो कहाँ पर मिला है? टोबी कहता है कहाँ पर मिला है तुम्हें? वो कानाबी ब्रिज तो याद ही होगा, जहाँ पर तुम्हें शारिंगन हीरो का नाम मिला था। ऐसा सुन के काकाशी हैरान हो जाता है और कहता है क्या कहीं तुम वही तो नहीं? अब पछतावा करने के लिए बहुत देर हो चुकी है, इसलिए मैं एक ऐसी दुनिया बनाऊंगा जहाँ पर कोई भी हीरो कबर के पास जाके बहाना ना बनाए। तो फिर से ये सब बातें करने लग गए। मेरा सपना एक होकागे बनना है, और मेरे ऊपर बहुत से लोगों ने भरोसा किया है, तो मैं उनका भरोसा टूटने नहीं दूंगा। फिर कैसा होगा अगर तुम उन लोगों के भरोसे को तोड़ देते हो, तो उन लोगों को कैसा लगेगा और तुम्हें कैसा लगेगा? और अगर तुम अपनी परेशानी को सुलझाने के बजाय उसे उम्मीद पर टाल देते हो, तो तुम्हें एक खोखली जिंदगी के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा।
तभी बीच में नाइटेल कहता है तुम्हारी बातों का इस लड़के के ऊपर कोई भी असर नहीं होगा। वो धोखा ने मुझे इस लड़के के अंदर सील किया था ताकि मैं तुम्हें हरा सकूं और अब हम दोनों दोस्त भी बन चुके हैं और इस बच्चे ने मेरी पावर को मास्टर भी कर लिया है। ये कहते ही नारुतो नाइनटेल मोड में आ जाता है। फिर नारुतो टोबी के ऊपर हमला करने जाता है और उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन टोबी अपने ट्रांसफॉर्मेशन जुस्सू से बड़ी आसानी से निकल आता है। वही ककाशी सोचता है कि कहीं ये बंदा वही तो नहीं वो तो मर चुका था। इधर टोबी शuriken से नारुतो के ऊपर हमला करता है, लेकिन नारुतो अपने नाइटेल के चाकरे की मदद से बच जाता है। उसके बाद टोबी अपने अंदर से कुछ रॉड निकालता है और एटेल को बांध देता है। तो एटेल कहता है नारुतो कुछ भी हो जाए लेकिन इन रॉड्स को अपने शरीर से टच होने मत देना, इनमें करिश्मा है। फिर नारुतो शैडो क्लोन जुस्सू का यूज करके टोबी के ऊपर राशिंगन से हमला करने जाता है। वही ककाशी आते आते अपने कामे की मदद से नारुतो के राशिंगन को गायब कर देता है। तो टोबी कहता है ककाशी तुम फिर से वही ठीक करने लगी हो, मुझे बस नारुतो को अपने आर पार जाने नहीं देना है। एक कहते टोबी नारुतो को हमला कर देता है, लेकिन वो तो बस एक शैडो क्लोन था। उधर ककाशी कामे के ज्यादा यूज करने की वजह से वो गिर जाता है। इधर असली नारुतो टेल बीस बॉम्ब से टोबी को हमला करता है और टोबी उसे बचने के लिए अपने अलग डायमेंशन में चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि नारुतो भी वापस चला जाता है। असल में ककाशी ने नारुतो के राशिगन के साथ साथ नारुतो के क्लोन को भी उस डायमेंशन में भेज दिया था और नारुतो अपने राशिगन से टोबी के मार्क्स में मारता है, जिससे कि टोबी का मार्क्स टूट जाता है। ये नहीं हो सकता, ये तो तुम हो ओबिटो, तुम अगर जिंदा थे तो तुम लीव विलेज वापस क्यों नहीं आए। फिर हम ओबिटो को देखते हैं जो कि ककाशी का पुराना टीम में था, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं जिंदा हूँ या मर चुका हूँ और तुम्हें रीजन जानना है तो सुनो, क्योंकि तुमने रीन को मरने दिया। ये सब सुन के ककाशी के पसीने छूट जाते और कहता है कि तो फिर तुम मुझे दोषी नहीं ठहरा रहे हो। आखिरकार मुझे इस बेत हुई की वास्तविकता से क्या मिल जाएगा, इसीलिए तो मैं टेंटेल को आजाद कर रहा हूँ। ककाशी सच से मुझे नहीं पता कि आप दोनों के बीच क्या हुआ, लेकिन अभी हमें इसे रोकना ही पड़ेगा वरना ये सब कुछ तबाह कर देगा। हाँ ककाशी, नारुतो सही कह रहा है, अभी उदास होने का समय नहीं है, चलो इसे रोकते हैं। अब मेरे पास तुम लोगों से कहने के लिए कुछ नहीं है। ये कहते ही ओबिटो फायर स्टाइल जुस्सू से उनके ऊपर हमला करता है, लेकिन नारुतो अपने नाइन टेल की मदद से ओबिटो के हमले को रोक देता है। उसी टाइम ओबिटो के पास एक धमाका होता है और वहाँ पर आता है हमारा सीरीज का मेन विलेन मादरा उचिहा। लेकिन कैसे मादरा, तुम यहाँ पर कैसे हो और उन सभी के साथ तुमने क्या किया है। मादरा तो फिर क्या ये असली मादरा है। ओबिटो ये भी एक शैडो क्लोन है, असली वाला कहाँ पर है। मेरे सवाल का जवाब दो, तुमने उन सभी के साथ क्या किया है। मैंने यहाँ पर सब कुछ खत्म कर दिया है, मैं शर्त लगा सकता हूँ कि कोई भी ठीक नहीं है। मादरा का ये बात सुनकर नारुतो लिटरली काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर हम पांचों काके की तरफ देखते हैं जिनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। वही लेडी सिनारे जैसे तैसे समरी जिसे करके काशुई को बुलाती है और कहती है काशुई मैं अपने शरीर को हिला नहीं पा रही हूँ, तुम जाके सभी काके को मेरे पास लेके आओ, मैं अभी भी उनको बचा सकती हूँ। इधर नारुतो एटेल की रॉड निकाल के मादरा की तरफ फेंकता है और ओबिटो अपना पंखा मादरा को दे देता है और मादरा एक बैरियर बनाता है जिससे कि वो नारुतो के हमले से बच जाता है। ओबिटो तुमने प्लान के हिसाब से 8 और 9 टेल को पकड़े बिना ही 10 टेल को बुलाने का रिचुअल शुरू कर दिया। क्या प्लान, आखिर इन दोनों का रिश्ता क्या है। वैसे ओबिटो नागाटो का क्या हुआ, वो तो मुझे अपने रिपर जुस्सू से फिर से जिंदा करने वाला था, यही समझौता हुआ था। नागाटो ने हमें धोखा दे दिया है और उसने रिपर जुस्सू से लीफ विलेज के लोगों को बचा लिया है। मैं तुम सभी के ऊपर निर्भर नहीं रह सकता हूँ, अब मैं खुद ही 8 और 9 टेल को पकड़ूंगा। तभी नारुतो मिनी टेल बीस बॉम्ब से मादरा के ऊपर हमला करता है, लेकिन मादरा अपने पंखे से नारुतो के टेल बीस बॉम्ब को एब्जॉर्ब कर लेता है और नारुतो की तरह भी रिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे कि नारुतो का क्लोन गायब हो जाता है। उसके बाद ककाशी कहता है ओबिटो आखिरकार ऐसा क्या हुआ जिससे कि तुमने इसे ज्वाइन कर लिया। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर एक बुजुर्ग उचिहा ने ओबिटो को बचा लिया था और ओबिटो कहता है आप कौन है और मैं यहाँ पर कैसे आ गया हूँ, मेरे ऊपर तो पत्थर गिर गया था, कहीं मैं मर तो नहीं गया और आप यमराज तो नहीं, कोई मुझे बचाओ, मुझे यहाँ से जाना है। शांत हो जाओ बच्चे, तुम मरे नहीं हो और मैं कोई यमराज नहीं हूँ, तुम्हारे ऊपर बहुत सारे पत्थर गिर गए थे और तुम्हारी हालत भी खराब हो गई थी, ऐसा लग रहा था कि वो सभी पत्थर तुम्हारे आर पार चले गए, ये कोई चमत्कार से कम नहीं कि तुम बच गए। लेकिन आपको मैं कहाँ पर मिला। ये
एक अंडरग्राउंड रास्ते पर जिसे मैंने ही बनाया था। तुम्हारा आधे से ज्यादा शरीर कुचला जा चुका था। ओह तो थैंक्स कि आपने मुझे बचाया। अभी थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें बचाया है तो फिर तुम्हें मेरे लिए एक काम करना पड़ेगा। मुझे आपके लिए काम करना पड़ेगा, लेकिन मैं हमेशा के लिए तो यहाँ पर नहीं रह सकता। मुझे विलेज वापस जाना पड़ेगा। मेरे कॉमरेड्स वॉर में अभी लड़ रहे हैं। तुम अपने कॉमरेड्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, मुझे कहने में दुख हो रहा है, लेकिन तुम इस शरीर के साथ शिनोबी नहीं बन सकते हो। आप ये क्या कह रहे हो? अभी तो मुझे ये आंखें मिली है। वास्तविकता के साथ जागो बच्चे। इस साफ दुनिया में कुछ भी तुम्हारे अनुसार नहीं होता है। तुम जितना जियोगे तुम्हें उतना पता चलता है कि इस साफ दुनिया में दुख, दर्द और नफरत के अलावा कुछ भी नहीं है। ये बुढ़ा आखिरकार क्या पागलों जैसी बातें कर रहा है? मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर इस दुनिया में रोशनी है तो अंधकार भी है, अगर जीती हुई है तो हारी हुई भी है। मतलबी लोग शांति के लिए जंग को शुरू करते हैं और किसी भी एक की कुर्बानी की जगह दूसरे बचते हैं। बोले ही नहीं हुआ था तुम्हारे साथ? अपना मुंह बंद करो बूढ़े। लगता है कि इस अंधकार में रह के तुम्हारा भी दिमाग सड़ चुका है। मुझे यहाँ से जाने दो। ठीक है, तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। उसके बाद ओबिटो सोचता है कि ये बुढ़ा आखिरकार यहाँ पर क्या कर रहा है। वो भी शारिंगन के साथ। मैंने इसे तो ली विलेज में कभी नहीं देखा। लगता है कि ये कोई रोब निंजा है। फिर मादरा उस लकड़ी के चेयर में बैठ जाता है और कहता है, मैं हूँ मादरा उचिया द घोस्ट उचिया। ऐसा सुनकर ओबिटो कहता है कि मादरा उचिया मतलब हमारा पूर्वज, लेकिन मादरा उचिया तो बहुत पहले ही गुजर चुका था। मैंने मौत को धोखा दे दिया है। ये रोप देख रहे हो ना, इस रोप की मदद से अगर मैं उस गेटो स्टैचू से चाकड़ा लेता ना रहूं तो मेरा मौत हो जाएगा। फिर ओबिटो वहाँ पर बहुत सारी लाशों को लटका हुआ देखता है तो वो वहाँ से डर के मारे भागने की कोशिश करता है। तो मादरा कहता है, ये सब करने का कोई फायदा नहीं है, यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है और इस हालत में तो हम दोनों ही नहीं जा सकते हैं। आखिरकार तुम्हें मुझसे क्या काम करवाना है? मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता हूँ। मैं एक ऐसी दुनिया बनाऊंगा जहाँ पर शांति और प्यार के अलावा कुछ नहीं होगा। इसमें तुम मेरी मदद करोगे। मैं तुम्हारी कुछ भी मदद नहीं कर सकता। मुझे बस अपने घर जाना है। तुम मरना चाहते हो तो मर जाओ, लेकिन मैं तुम्हारी शारिंगा ले लूंगा। इधर ओबिटो सोचता है कि काशी और रिन मेरे बस इंतजार करना, मैं जल्दी ही तुम लोगों के पास चला आऊंगा। इसी के साथ गाइस ये पार्ट भी खत्म होता है। आई श्योर गाइस आप सभी को ये पार्ट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर से कर देना और पिछले कुछ पार्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी जाके देख लेना। तो फिर मिलते हैं अगले पार्ट में, तो तब तक के लिए बाय बाय।